हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे 7 जून के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी हम देखकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। Recently, in 18th Lok Sabha election, the participation of how many voters created a world record? अभी हाल ही में 18th लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें कितने वोटर्स ने वोट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पहली बात तो ये आती है कि मैम ये लोकसभा क्या होती है। कुछ बच्चे होंगे जिनको लोकसभा का शायद ना पता हो, वैसे कम ही बच्चे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा पहले हमारे इंडिया है, जो हमारा प्यारा भारत है, हमारे प्यारे भारत में जो गवर्निंग बॉडी है वो क्या है? पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि हमारी जो संसद है, हमारी संसद के कितने हिस्से होते हैं? हमारी संसद के 3 भाग होते हैं, जिनमें से 2 हाउस होते हैं। और वो 2 हाउस कौन कौन से होते हैं? वो 2 हाउस होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा। और तीसरे होते हैं हमारे कौन? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। तो जो हमारा ये लोकसभा है, जो हमारा लोकसभा है, और हमारा एक दूसरा क्या है? राज्यसभा है। तो जो हमारा लोकसभा है इसको हम क्या भी कहते हैं? हम लोकसभा को ही कहते हैं लोअर हाउस, लोअर हाउस, या फिर हाउस ऑफ पीपल, या फिर हाउस ऑफ द पीपल। और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अपर हाउस, या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अच्छा, अब जो हमारा ये लोकसभा है इसके लिए क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा इनके लिए डायरेक्ट वोट डाला जाता है। तो अभी क्या हो रहा था? लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे। और कौन सी भी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे? 18th लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे। तो इन इलेक्शंस में जो टोटल वोटर्स थे वो कितने थे? तो टोटल वोटर्स थे 96.8 करोड़। इन 96.8 करोड़ में से 64.2 करोड़ वोटर्स ने वोट डालकर क्या बना दिया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो कितने वोटर्स ने वोट डाला है? 64.2 करोड़ लोगों ने वोट डालकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा, अभी इलेक्शंस चल रहे थे, थोड़ी सी बात हम इलेक्शन की कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शंस अभी क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम किसकी बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं इलेक्शंस के बारे में। तो जो हमारे इलेक्शंस थे, क्या थे जो हमारे इलेक्शंस थे? कितनी भी लोकसभा के थे? तो इस बार कौन सी लोकसभा थी? 18th लोकसभा के हमारे इलेक्शन से। 18th लोकसभा के हमारे इलेक्शन से कब से स्टार्ट? अच्छा, ये 7 फेजेस में होने वाले थे। 7 फेजेस में होने वाले थे। तो फर्स्ट फेज कब हुआ था? इनका जो फर्स्ट फेज हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? 19 अप्रैल को। और जो लास्ट फेज हुआ है वो कब हुआ है? 1 जून को। लास्ट यानी कि 7th फेज कब हुआ है? 1 जून को। सर रिजल्ट कब आए हैं? रिजल्ट आया है 4 जून को। रिजल्ट कब आए हैं? 4 जून को। ये तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जो आप सभी लोगों को, जो आप सभी लोगों को पता होगी। आते हैं इस बात पे कि हमारे यहाँ लोकसभा की सीट्स कितनी होती है। तो हमारे यहाँ लोकसभा की कितनी सीट्स होती थी? 552 सीट्स होती थी। कितनी सीट्स होती थी? 552। रुको रुको रुको, अभी हम वहां तक भी आएंगे। पहले मैं जो समझा रही हूँ वो समझ लो। कितनी सीट्स होती थी? 552। उनमें से जो 2 सीट्स होती थी वो किसके लिए रिजर्व होती थी? एंग्लो इंडियंस के लिए। किसके लिए? एंग्लो इंडियंस के लिए ये सीट क्या होती थी? रिजर्व होती थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि 104 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 2019 में किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया? इससे जो ये 2 एंग्लो इंडियंस की सीट्स थी इनको कर दिया गया खत्म। अब हमारे यहाँ बची 550 सीट्स। अब हमारे यहाँ कितनी बची? 550 सीट्स। लेकिन इनमें से ऑन ग्राउंड 543 सीट्स पर क्या होते हैं? इलेक्शन। इन 543 सीट्स में से मेजोरिटी कितनी सीट्स पे मिल जाती है? 272 सीट्स पे क्या हो जाती है? मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब जिस भी पार्टी को 272 सीट्स मिल गई वो क्या हो जाएगी? विनर हो जाएगी। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? देखो, इसमें से जो एक सीट थी, जो इन 543 में से एक सीट थी, और वो कहाँ की सीट थी? कहाँ की? वो थी सूरत की सीट। कहाँ की? सूरत की सीट। वो तो
बीजेपी के खाते में पहले ही इलेक्शंस के दौरान ही आ गई थी। क्यों आ गई थी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, तो जो कांग्रेस के जो कह सकते हैं क्या खड़े थे, जो कांग्रेस पार्टी से वहां पे नेता खड़े थे, उन्होंने तो उनका जो नामांकन था उसमें साइन का कुछ मिसमैच हो गया था, वो तो इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए, और जो बचे हुए लोग थे उन्होंने अपना नामांकन ही वापस ले लिया, तो वहां पर बीजेपी के नेता ही बचे थे और वही क्या हो गए थे, विनर हो गए थे। तो एक सीट तो पहले ही आ गई बीजेपी के खाते में। तो टोटल बीजेपी ने कितनी सीट्स जीत ली यहाँ? बीजेपी यहाँ पे दो चीज हो गई, एक तो हो गई एनडीए यानी कि एनडीए अलायंस हो गई, और एक हो गया इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक। तो एनडीए के खाते में टोटल कितनी सीट्स आई? 292 सीट्स आई, यानी कि मेजोरिटी तो आ गई, और इंडिया अलायंस को 233 सीट्स मिली। इसमें से जो बीजेपी है, बीजेपी को कितनी सीट्स मिली? 240। बीजेपी को कितनी सीट्स मिली? 240। और जेडीयू, जेडीयू को 12, और टीडीपी को मिली, टीडीपी किसकी है? किसकी है? चंद्रबाबू नायडू को, नायडू की, और जेडीयू नीतीश कुमार जी की, जो आज आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। तो इनको कितनी मिली थी? 16 सीट्स। ठीक है। इधर सबसे ज्यादा सीट्स किसकी आई? कांग्रेस की। कितनी सीट्स आई? 99। और सेकंड पे आया एसपी समाजवादी पार्टी, कितनी सीट्स के साथ? 37 सीट्स के साथ। ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो क्या हो जाती है? यहाँ पे क्या हुआ था, आपको सुना होगा आपने इंदौर के बारे में। तो जो इंदौर की कॉन्स्टिट्युएंसी थी, यानी कि जो इंदौर का चुनाव क्षेत्र था, वहां पर क्या हुआ, इंदौर के चुनाव क्षेत्र में यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट किसको मिली? नोटा को मिली। सबसे ज्यादा वोट किसको मिली? नोटा को। कितनी वोट्स मिली? नोटा को लगभग 2,18,000 के आसपास वोट्स दी गई। अब नोटा क्या होता है मैम? नोटा होता है नन ऑफ दी अबव। नोटा क्या होता है? नन ऑफ दी अबव। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। मान लेते हैं किसी कॉन्स्टिट्युएंसी में, यानी कि किसी चुनाव क्षेत्र से 4 लोग खड़े हुए और मैं एक वोटर हूँ, लेकिन मुझे चारों में से कोई भी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन होता है नोटा का, यानी कि मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहती, लेकिन मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज एन वोटर, मैं जिम्मेदार, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे वोट देनी चाहिए, मुझे अपने अधिकारों का पता है, मैं वोट देने तो जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? मैं नोटा पे वोट, अपना वोट डाल दूंगी। एट द सेम टाइम नोटा पे वोट डालने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डालो या ना डालो, मतलब डालना चाहिए, लेकिन ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नोटा जीत गया तो फिर कुछ चेंजेस होगा प्रोसेस में, नहीं। अब यहाँ पे विनर कौन बना? विनर बने जिसको नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट्स मिली, वो यहाँ पर विनर बन गए। लेकिन नोटा ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने का। तो ये थी कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन अभी जो हमारे 18th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उनके बारे में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2024? इंटरनेशनल योगा डे के लिए 2024 में क्या थीम होने वाली है? 2024 के लिए थीम होने वाली है योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और 2023 के लिए क्या थी? योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। आप सभी को पता होगा हमने G20 होस्ट किया था, तो G20 में हमने थीम रखी थी वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो योगा डे की भी ये थीम थी। इस बार की थीम क्या है? योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, हम योगा डे सेलिब्रेट कब करते हैं? तो योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। पहली बार हमने 2015 में इसको मनाया था। अभी हमने कुछ ही दिन पहले ये भी पढ़ा था, वॉक द टॉक सेशन, वॉक द टॉक योगा सेशन। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? किसके द्वारा? जिसके बारे में मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि आप सब कुछ रट गए होंगे। तो किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको क्या कराया गया था? ऑर्गेनाइज कराया गया था। और कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जो इंडिया से डेलीगेशन गया था उसको किसने लीड किया था? पूर्व चंद्र जी ने। और ये अपूर्व चंद्र जी कौन है? हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी है। तो इसको इंडिया के डेलीगेशन को अपूर्व चंद्र जी ने लीड किया था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द हिंदू साहित्य भारती अवार्ड? अभी हाल ही में किसको हिंदी साहित्य भारती अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किनको मिला है? ये मिला है कृष्ण प्रकाश जी को। ये किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश जी को। वैसे मुझे श्रीनिवास कुलकर्णी जी का नाम भी पड़ा हुआ लग रहा है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? बिल्कुल सही बात, याद आया ना? हाँ, सो अवार्ड। ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था इसको क्या भी कहा जाता है? नोबेल ऑफ ईस्ट।
अच्छा, जेनियर फेनबैक भी हमने पढ़ा हुआ है, इनको कौन सा अवार्ड दिया था? इनको इस साल कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला था, इनकी किस बुक के लिए? कायरोस के लिए। और एक और नाम जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश में? माइकल हॉफमैन ने। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नाम भी क्या हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे राधिका सेन जी को भी अभी हमने पढ़ा था, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? मिलिट्री मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। किस मिशन में सर्व इन्होंने किया था? इन्होंने यूएन के किस मिशन में सर्व किया था? इन्होंने यूएन के, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, कौन से मिशन में सर्व किया था? हाँ, यूएन के कॉन्गो मिशन में इन्होंने सर्व किया था। रिम्पैक एक्सरसाइज विल बी होस्ट बाय विच कंट्री? जो ये रिम्पैक एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जाएगी? तो देखो, ये तो होस्ट की जाएगी यूएसए के द्वारा, और ये लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज भी है। अच्छा, ये रिम्पैक के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, रिम्पैक क्या होता है। ये क्या होती है? तो ये हमारी लार्जेस्ट क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये होता है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। इस बार इसका 29th एडिशन है। कहां पर हो रहा है? हवाई आइलैंड, यूएसए में हो रहा है, और लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इंडिया की तरफ से जो सिप पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा है? वो है आईएनएस शिवालिक। तो हमारे ये लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि आईएनएस शिवालिक रिम्पैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली द काजा समिट 2024 होस्ट बाय विच कंट्री? तो पहली बात तो ये आती है कि मैम ये काजा समिट होती क्या है? तो देखो, ये एक समिट होती है जिसको अफ्रीका में जो एलिफेंट रिच कंट्रीज है वो कंडक्ट कराती है। होती किस लिए है? अब जो एलिफेंट रिच कंट्री कंडक्ट कराई है तो किस लिए होती होगी? एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए और उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए। तो ये 2024 में कहा हुई? जाम्बिया में हुई। कहां पर हुई? जाम्बिया में हुई। अब इसमें कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? तो इसमें 5 कंट्रीज, 5 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जो है अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया कि एलिफेंट रिच कंट्रीज अफ्रीका किसको कंडक्ट कराती है? होस्ट इस बार जाम्बिया ने किया। जाम्बिया ने किया तो जाम्बिया इंपोर्टेंट बन जाता है, और उसकी कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल क्या है मिस्का? और करेंसी क्या है? जाम्बियन कवाचा। करेंसी क्या है? जाम्बियन कवाचा। अब नाम आया तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट, कैपिटल करेंसी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 रिलीज। अभी हाल ही में वर्ल्ड क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई है। इसमें विच यूनिवर्सिटी टॉप इन इंडिया? इसमें भारत की किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है? भारत से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें ओवरऑल वर्ल्ड में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। तो वर्ल्ड में से टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एमआईटी। ये कहाँ की है? यूएसए की। तो इसने क्या है किया है? टॉप किया है। ये वर्ल्ड में फर्स्ट आई है। सेकंड नंबर पे कौन आई है? इंपीरियल कॉलेज। सेकंड नंबर पे कौन आया है? इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन। इंडिया में किसने टॉप किया है? इंडिया में टॉप किया है आईआईटी बॉम्बे ने, लेकिन ये वर्ल्ड में कितने नंबर पे आया है? 118। देख रहे हो, 118th नंबर पे आया है। और सेकंड यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है, वो इंडिया में तो सेकंड है, लेकिन वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? 150 नंबर पे। वर्ल्ड में 150वें नंबर पे है कौन? आईआईटी दिल्ली। तो ये थी इस रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली एक पेड़ माँ के नाम अभियान लॉन्च बाय। अभी हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है किसने? हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है वैसे तो, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया गया? तो अभी हमने पढ़ा था कि हमने क्या सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और ये हमने कब सेलिब्रेट किया था? 5 जून को। तो 5 जून इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम। और इन्होंने क्या कहा कि इस अभियान के तहत हम क्या लगाएंगे? मिलियंस ऑफ ट्रीज को हम प्लांट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर नेम्ड परवाहा? परवाहा के नाम से अभी हाल ही में किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक को अभी हाल ही में लॉन्च किया है? अच्छा, ये तो किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने। किस लिए किया है? स्पेस के मैनेजमेंट के लिए इसको लॉन्च किया है। लेकिन हमने परवाह और कुछ भी पढ़ा था, याद आ रहा है? परवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया था?
क्या पढ़ा था हमने? परवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया था? किसने? परवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया था? आरबीआई ने। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। हमने पढ़ा था परवाह पोर्टल के बारे में भी। लेकिन ये क्या है? एक परवाह है, एक सॉफ्टवेयर है। ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। वैसे परवाह की फुल फॉर्म क्या है मैम? क्या है तो देख लेते हैं। तो परवाह की फुल फॉर्म है पैरेलल रेंज सॉल्वर ऑफ एरोस्पेस व्हीकल्स। अच्छा, ये कहाँ से लॉन्च हुआ? इसरो ने तो लॉन्च किया, लेकिन इसरो में भी स्पेसिफिकली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको लॉन्च किया। इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 15 अगस्त 1969 को ये बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। कौन है? एस सोमनाथ जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड इन एग्रीमेंट टू डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड टाइम जोन फॉर द मून? अभी हाल ही में किन दो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने चांद के लिए, चंदा मामा के लिए एक स्टैंडर्डाइज टाइम जोन बनाने की बात की है? देखो, जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। हमने कई बार सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब आवश्यकता क्या बड़ी? अब आपको पता है कि हमारी हमारी ये पृथ्वी है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज है और सभी कंट्रीज में, इवन एक कंट्रीज में भी कई कई टाइम जोन है। कंट्रीज के तो अलग अलग टाइम जोन है ही, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनमें एक ही कंट्री के भी कई सारे टाइम जोन है। तो जैसे हम चंदा मामा पे कोई मिशन भेज रहे हैं, जैसे अपने एक चंद्रयान को ही ले लो, चंद्रयान 3 हमने भेजा। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि फार साइड ऑफ मून पे लैंड कर लिया है किस कंट्री ने, के मिशन ने? चैंग ई 6 प्रोब मिशन चाइना ने, है ना, हमने पढ़ा था। जैसे चाइना कोई मिशन भेज रहा है, इंडिया कोई मिशन भेज रहा है, नासा कोई भी भेज रहा है, एक्स वाई जेड, तो वो किसके हिसाब से भेजते हैं? नेहा के टाइम जोन के हिसाब से भेजते हैं। तो उसी हिसाब से वो ट्रैक करते हैं उन चीजों को। तो इन चीजों में इंटरनेशनली थोड़ा सा मैनेजमेंट में दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अभी हाल ही में नासा और ईएसए ने क्या कहा है कि वो चंदा मामा के लिए ही एक क्या बना देंगे? स्टैंडर्डाइज टाइम जोन, यानी कि एक ही टाइम जोन सभी के लिए। मून अभी पूरे चंदा मामा के लिए क्या हो जाएगा? एक ही टाइम जोन हो जाएगा। अच्छा, ये ईएसए क्या है? ईएसए क्या है? कहाँ की स्पेस एजेंसी है? ये है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और नासा कहाँ की एजेंसी है? ये कहाँ? यूरोपियन है तो यूरोप की होगी। नासा कहाँ की है? यूएसए की। नासा स्पेस एजेंसी कहाँ की है? यूएसए की। ये क्या होता है? नेशनल, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कौन बना रही है? नासा और ईएसए चंदा मामा के लिए एक टाइम जोन बना रही है। Recently, who has been appointed as the acting chairman of NHRC? अभी हाल ही में NHRC के एक्टिंग चेयरमैन किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये तो कर दिया गया है किसको? विजय भारती साहनी जी को। किसको? विजय भारती साहनी जी को। अच्छा, ये अभी हमने हाल फिलहाल में आपने ये नाम भी सुना होगा, इनका भी अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है। श्री सी जी श्री जी कल्लाडकर। श्री सी जी कल्लाडकर जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। और ये किसके चेयरमैन बने हैं? ये चेयरमैन बने हैं IGCAR। अब मैम, ये IGCAR क्या होता है? तो कोई ये होता है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। तो इसके चेयरमैन अभी किसको अपॉइंट कर दिया गया है? श्री सी जी कल्लाडकर जी को इसके चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। तो ये दोनों ही नाम हमारे लिए क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एनएचआरसी के बारे में हमने पढ़ा, तो ये एनएचआरसी होता क्या है? तो एनएचआरसी होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। कब बना था? 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, वर्ल्ड ह्यूमन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर को। कब करते हैं? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट। अच्छा, आज की क्लास यही तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। और आखिरी में आप सभी लोगों के लिए 2 लाइन। वो व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता, वो व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता, उसे कोई हरा भी नहीं सकता। बहुत ही सही बात है। वो व्यक्ति जो कभी हार नहीं मानता, उसे कोई हरा भी नहीं सकता। मैं आपको कई बार बताती हूँ कि सब कुछ माइंडसेट का खेल है।
अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि आप किसी काम को कर सकते हो तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि आप नहीं कर सकते तो भाई कोई कितना भी जोर लगा ले आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए खुद तो हार मत मानो ना, कोशिश करो, कोशिश करो। मैंने आपको कल भी कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहो। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी सेशन में। अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।